नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग ये बात तो ज़रूर जानते होंगे कि भारत में अभी कोई भी एयरक्राफ्ट और पैसेंजर प्लेन को नहीं बनाया जाता है। हमें पूरे एरोप्लेन्स विदेशों से ही खरीदने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश शामिल हैं जो कि एरोप्लेन्स नहीं बनाते हैं। अब दोस्तों, यदि हम एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी की बात करें तो मुख्य तौर पर दुनिया में केवल 2 ही कंपनी है जो एयरक्राफ्ट और पैसेंजर प्लेन बनाती है। इनके द्वारा बनाए गए पैसेंजर प्लेन ही पूरी दुनिया में ही एक्सपोर्ट होते हैं और इन कंपनियों का नाम है बोइंग और एयरबस, जिनमें बोइंग अमेरिका की कंपनी है और एयरबस यूरोप की। इन 2 कंपनियों के अलावा आपको दूसरी कोई कंपनी नजर नहीं आएगी जो एयरक्राफ्ट बनाती हो। अब दोस्तों, यहाँ तो एक सोचने वाली बात है कि आज की डिजिटल दुनिया में कुछ भी बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, फिर और देश एविएशन इंडस्ट्री में अपने आप को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते। वहीं यदि हम इंडिया की बात करें तो 1980 से इंडिया में प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी पैसेंजर प्लेन नहीं बनाया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है और साथ ही यहाँ भी जानने वाले हैं कि इंडिया आखिर पैसेंजर प्लेन क्यों नहीं बनाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लोगों की कमी है जिसकी वजह से इंडिया में पैसेंजर प्लेन नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले बीते दशकों की यदि हम बात करें तो इंडिया की कई सारी छोटी बड़ी कंपनियों ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को बनाया है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया एक बड़े पैसेंजर प्लेन को भी बना सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया फिर ऐसा क्यों नहीं करता है? उसके पीछे की वजह है एविएशन मार्केट, जिस पर बोइंग और एयरबस कंपनी कब्जा किए हुए बैठी है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरी कंपनी एविएशन मार्केट में नहीं घुस सकती है। यदि हम बोइंग और एयरबस कंपनी की बात करें तो इन्होंने एविएशन मार्केट के 99% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है और साथ ही बोइंग और एयरबस ये दोनों कंपनी इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखती है कि कोई दूसरी कंपनी एविएशन इंडस्ट्री में इंटर न कर जाए, और यदि कोई कंपनी इस इंडस्ट्री में इंटर कर भी जाती है तो ये इस इंडस्ट्री के रूल और पॉलिसी में चेंज करके उसे इस इंडस्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर बोइंग और एयरबस इतनी पावरफुल कंपनी कैसे बन गई। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। असल में ये बात है 1916 की, जब अमेरिका में रहने वाले एक लकड़ी के व्यापारी विलियम ई बोइंग ने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी नेवी ऑफिसर कोनराड के साथ मिलकर 2 सीट सी प्लेन का निर्माण किया, जो समुद्र की सतह से टेक ऑफ और लैंड कर सकता था। और सबसे ज्यादा उछाल इस कंपनी में वर्ल्ड वार 2 के दौरान देखने को मिला, जब इन्होंने यूएसए मिलिट्री के लिए फाइटर जेट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन क्राफ्ट बनाए, जिसके बदले अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस कंपनी में $100 बिलियन की फंडिंग की। इस तरह यह वॉर खत्म होने के बाद इन दोनों के संबंध काफी मजबूत बन गए। एक तरह से देखा जाए तो बोइंग कंपनी उस समय यूएस गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन देश भी एयरक्राफ्ट बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी युद्ध लड़ने और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हो रही थी। लेकिन यूरोपियन कंपनी के द्वारा जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे थे वो यूएसए के मुकाबले काफी छोटे और कमजोर थे, क्योंकि बोइंग कंपनी के सपोर्ट में यूएस गवर्नमेंट थी। इसलिए उस समय बोइंग कंपनी की बराबरी करना किसी भी कंपनी के लिए संभव नहीं था, और इस तरह यूरोप में भी छोटी एविएशन कंपनियां गवर्नमेंट सपोर्ट की मांग करने लगी, और गवर्नमेंट ने परिस्थिति को देखते हुए वह भी इसके लिए राजी हो गई। इसके बाद यूके, जर्मन और फ्रांस की सभी छोटी बड़ी कंपनियों को जोड़कर एक बड़ी एविएशन कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम एयरबस रखा गया। अब चूंकि एयरबस कंपनी के पीछे भी गवर्नमेंट सपोर्ट और बहुत सारी फंडिंग थी, इसलिए यहाँ एविएशन इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी उभर कर सामने आई। दोस्तों, बोइंग और एयरबस का गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट और फंडिंग ही वह वजह थी जिस कारण वह कंपनियां इतनी बड़ी बन पाई। अब दोस्तों, दोनों ही कंपनियों के पीछे गवर्नमेंट सपोर्ट है, इसलिए यूएसए और यूके गवर्नमेंट के दम पर यह किसी भी कंपनियों को इस इंडस्ट्री में पैर नहीं जमाने देती। वहीं बोइंग यूएसए में दूसरा सबसे बड़ा लॉबिंग एजेंट है, यानी कि बोइंग पैसे देकर रूल, रेगुलेशन और पार्लियामेंट डिसीजन भी चेंज करवाता है। इसके लिए बोइंग हर साल $250 मिलियन यूएस गवर्नमेंट को देता है, चूंकि यूएसए में लॉबिंग को गैरकानूनी नहीं माना जाता है। साथ ही गवर्नमेंट के सपोर्ट के अलावा भी दोनों कंपनियों के पास प्लेन की क्वालिटी और गाइडलाइंस को चेक करने वाली ऑर्गेनाइजेशन FAA और EAA से एजेंसी का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट है, इसलिए ये जब चाहे तब गाइडलाइंस और लॉ में बदलाव करवा सकती है। इसके साथ ही दुनिया की कुछ कंट्रियों को छोड़ दे, जैसे भारत, रूस और चाइना को, तो लगभग दुनिया के सभी देश FAA और EAA की सेफ्टी स्टैंडर्ड और रूल को फॉलो करते हैं।
ऐसे में इन कंपनियों के लिए और भी आसान हो जाता है दूसरी कंपनियों को रोकना। यदि कोई कंपनी प्लेन बना भी लेती है तो ये कंपनियां रूल और सेफ्टी गाइडलाइंस में चेंज करवाकर उन्हें टेस्ट में फेल करवा देती है। अब चूंकि FAA और ESA के द्वारा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो दुनिया के लगभग सभी देश इन्हें खरीदने से पीछे हट जाते हैं। इसलिए कंपनी को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है और ये कंपनियां बैंकक्रफ्ट हो जाती है। और ऐसे कुछ हमें देखने को मिलता है कनाडियन कंपनी बॉम्बार्डियर के साथ। बॉम्बार्डियर कंपनी छोटे प्लेन को बनाती थी क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आने वाले समय में छोटे प्लेन की डिमांड ज्यादा होने वाली है। अब चूंकि बोइंग और एयरबस बड़े प्लेन को बनाती थी, उन्हें छोटे प्लेन में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में बॉम्बार्डियर कंपनी के प्लेन की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी क्योंकि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए प्लेन छोटे, किफायती और सस्ते थे। इसलिए इन्हें कई देशों से ऑर्डर आने लगे। बॉम्बार्डियर कंपनी के प्लेन की मांग को देखकर बोइंग और एयरबस कंपनी को अपने फ्यूचर पर खतरा मंडराने लगा। इसलिए बोइंग ने बॉम्बार्डियर के खिलाफ US गवर्नमेंट में ये कंप्लेन दर्ज कर दी कि ये कंपनी एविएशन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए सस्ते दामों में प्लेन बेच रही है। इसलिए बॉम्बार्डियर पर 80% का इम्पोर्ट टैक्स लगाना चाहिए। इस तरह बोइंग के दबाव में आकर US गवर्नमेंट ने बॉम्बार्डियर पर 80 की जगह पर 300% का टैक्स लगा दिया। टैक्स लगने की वजह से बॉम्बार्डियर कंपनी के प्लेन की कीमत बढ़ने लगी और इसे जो ऑर्डर मिले थे वो भी कैंसिल होने लगे और इस तरह यह कंपनी कर्ज में डूबने लगी। और एयरबस ने इस मौके का फायदा उठाकर इसके 50.1% शेयर खरीद लिए और इस कंपनी को अपने में एक्वायर कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम चाइनीज कंपनी कोमेक्स का देखें तो उसने बोइंग और एयरबस को टक्कर देने के लिए एरोप्लेन बनाया जो शायद इन कंपनियों के प्लेन से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन उसे भी FAA और ESA के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और यह कंपनी अब तक केवल 20 प्लेन को ही बेच पाई है और वो भी चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ही खरीदा गया है। यदि दोस्तों हम इंडिया की बात करें कि आखिर इंडिया प्लेन क्यों नहीं बनाता है, तो दोस्तों इसके कुछ रीजन है। जैसे इंडिया एक विकासशील देश है, यह अधिकतम खर्च अपने देश को इम्प्रूव करने में लगाता है। अब इंडिया अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा व्यय करके पैसेंजर प्लेन बना भी लेता है तो उसे FAA और EASA से अप्रूवल मिलना काफी मुश्किल है। इसलिए अभी तो इंडिया के लिए यही सही होगा कि वह ऐसी चीजों को बनाने में पैसे खर्च न करे जिन्हें अप्रूवल मिलना ही इम्पॉसिबल हो। तो दोस्तों अब आपको जरूर पता चल गया होगा कि कैसे एविएशन इंडस्ट्री दो कंपनियों के हाथों में सिमट कर रह गई। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।